नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था। सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के पटल पर विपक्ष के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दिया। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही खत्म हुई। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए। तो वहीं सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्र के आखिरी दिन गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गन्ने के रेट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि एक हम कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में अपना सब अध्ययन करके, अरे सुन लो जी बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कहा है कि गन्ने का रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना लाभ हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है, चाहे वो प्राइवेट मिले हो चाहे वो सरकारी मिले हो। प्राइवेट मिले तो हर बार उनको हम देते हैं तो वो हमें अपने एक सब्सिडी के नाते से उसको जोड़ना पड़ता है। सरकारी मिले, कोऑपरेटिव मिलों का भी लगभग 550 करोड़ रुपया आज कर्ज चढ़ा हुआ उन सरकारी मिलों के ऊपर। कोऑपरेटिव मिले हैं इसलिए उसका हिसाब हमको रखना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि वो रिकवर वहां से होगा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि एक एट पार लेवल चीज आई है, एक एट पार आने के बाद केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां ये रेट सरकारें घोषित करती हैं और उसका लाभ हानि का सरकार के ऊपर असर जाता है। इसके अलावा जितने प्रदेश हैं देश के, जहां जहां गन्ना होता है वहां सब कोऑपरेटिव मिले हैं या प्राइवेट मिले हैं, उनका रिकवरी और जो गन्ने चीनी का भाव है या अतिरिक्त खर्चे भी उनके जो और बायो प्रोडक्ट्स हैं, उस बायो प्रोडक्ट में चाहे उसके अंदर बगास है, चाहे उसमें मोलेसिस हैं और चाहे एथेनॉल वगैरह भी बनने लग गई है। तो इन सबका कंपैरिजन करने के बाद मैं हमारे कृषि मंत्री जी और जो गन्ने के विशेषज्ञ हैं उनको साथ जोड़ करके एक जल्दी आज एक कमेटी घोषित करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और वास्तव में अगर एट पार आया है, कुछ थोड़ा बहुत जैसे पहले हम सब्सिडी देते हैं उतनी नहीं तो कुछ सब्सिडी इसमें घोषित करके कोई एक फार्मूला बना करके और जल्दी, अभी तो एक बार घोषित कर दिया है ताकि किसानों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। अभी तक जब तक घोषित नहीं था तब तक पेमेंट भी रुकी हुई थी। अब चूंकि घोषित किया है उसकी पेमेंट तो पिछले भाव से मिलना शुरू हो गई है। आगे अगर कोई बढ़ाने की गुंजाइश होगी तो 15 दिन बाद कमेटी रिपोर्ट देके हम बढ़ाएंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई तीखे सवाल से सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तथ्यों के साथ विपक्ष के हर एक सवालों का करारा जवाब दिया। 1,15,000 रुपए का जो स्टेट के ऊपर डेट है, जो कहीं भी तथ्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 2022 की जो रिपोर्ट है, 21-22 का जो ऋण है उसको प्रदर्शित करती है। उस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि इफेक्ट है, मैं सबके सामने रख रहा हूं, कोई भी उसको देख सकता है, उसमें 2,39,000 पब्लिक डेट लिखा है। जबकि हमारे अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट बने हैं, हालांकि 1 साल के बाद इसका रिकंसिलिएशन होता है, उसके अंदर ये 2,27,697 करोड़ है। 12,000 करोड़ का अंतर दिख रहा है, वो अपने आप अकाउंट वाले करेंगे, लेकिन 2,27,000 या 2,39,000 इसको अगर 4,15,000 करोड़ कहा जाएगा तो एक मिस जिसको कहना इंफॉर्मेशन है, इसका जो लोगों में मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने प्रदेश की स्थिति हमको वही रखनी चाहिए, आखिर इसको बाकी प्रदेशों के भी लोग, देश के भी लोग ये सब पढ़ते हैं। तो ये आंकड़ा किसी भी कारण से 2,39,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और जैसा हमने अपने
अकाउंट बुक्स में है वो 2,27,000 करोड़ है। ये एक फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। और ये भी दूसरा फैक्ट है कि जितने पैरामीटर्स संवैधानिक तौर पर तैयार किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो हम अंडर लिमिट हैं। जैसा हमको इस बार डेट लेने की जो छूट थी वो क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था, तो वो 40,661 करोड़ रुपया हम 20-21 में ऋण ले सकते थे, 21-22 में, लेकिन हमने इसको 30,500 करोड़ तक ही रखा। 40,661 ले सकते थे, लेकिन हमने लिया है 30,000 करोड़। 21-22 में ये 40,872 ले सकते थे, हमने 30,500 लिया। तो जो लिमिट है उससे भी कम हमने ऋण लिया है, उससे हमने काम चलाया है। ऐसे फिस्कल डेफिसिट जो लिमिट है 15th फाइनेंस कमीशन ने, FRBM जो लिमिट होती है वो रखी है 4%, लेकिन हमने उसको आज भी 2.99 पर मेंटेन कर रहे हैं, जो देश के किसी और प्रदेश में मेंटेन नहीं रखी जा रही। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को अवगत कराया कि गुरुग्राम जिले के कासन और उसके आसपास की जमीन अधिग्रहण 2010 में की गई थी। ये मामला कोर्ट में चला गया था। वहीं सीएम ने कहा कि नो लिटिगेशन पॉलिसी सरकार ने इस मामले में बनाई है। गुरुग्राम जिले में कासन और उसके आसपास के गांव जिसकी जमीन वो एक्वायर की गई थी 2009 में या 10 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो नीचे कोर्ट्स में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विजिशन है उसको अपहेल्ड किया कि 2010 के रेट पर ही आप जो है ये जमीन जो है ये सरकार ने एक्वायर की है, ले सकते हैं। इसके अंदर एक कठिनाई पैदा क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उस समय के रेट्स थे वही रेट देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं। और वो रेट कैलकुलेट करने के बाद जो भी सिस्टम जो एक्विजिशन एक्ट का है 92 लाख रुपया लगभग ये पर एकड़ का रेट बना है। कोर्ट ने आगे उस पर इंटरेस्ट देने की भी मनाही कर दी। लेकिन आज जब वहां आंदोलन हुए, हमको भी लगता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में ये रेट बहुत कम है, 92 लाख रुपया 10-12 साल के बाद उनको मिल रहा है। तो एक स्पेशल प्रोविजन वहां की जो उनके किसानों के ग्रुप्स हैं वो भी हमको मिलते रहे, धरना भी चल रहा है। तो उनसे मिलने के बाद एक निर्णय क्या, सरकार ने पॉलिसी एक बनाई है और उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जब उन्हें 2,40 लाख रुपया उनको मिल जाए, ऐसी कोई एक सिस्टम बना करके उनका डिक्लेयर करेंगे। उनका मत था कि नहीं, इसको बढ़ाया जाए। अंत में हमने भी इनसे स्वीकार किया कि ठीक है 2,40 से बढ़ा करके पॉलिसी स्पेशल बनाएंगे। और ये पॉलिसी स्पेशल उसी एक एक्विजिशन के लिए है, सबके लिए नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोटेशन लेवल पर पंचायत 2 लाख तक काम अपने कोटेशन पर करे। 2 लाख से ऊपर का काम हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पर डालेंगे। वहीं 2 लाख से 25 लाख तक का स्वीकृति SDO देंगे और पंचायत समिति सहमति देगी। एक आया है पंचायतों का कि नई पंचायतें बनके आई हैं और इनके कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाएं ताकि उनको भी लगे कि सारे अधिकार उनके बरकरार हैं। हम बरकरार की बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो पैसा पंचायतों का, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका अपना पैसा होता है, या जो हमको ग्रांट इन एड देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार ये केवल उनका है। हो सकता है अभी कुछ फाइलें यहां आती हों, डायरेक्टर के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, वो सारी फाइलें यहां से मंगवाना बंद करेंगे। वहीं लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनॉमी के नाते से उनका अधिकार पूरा वो दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि पारदर्शिता बनी रहे। तो पारदर्शिता बना के रखना ही हमारा सरकार का दायित्व भी है और जनता भी चाहती है। ऐसा विषय ना हो कि जिसमें पारदर्शिता समाप्त हो जाए। तो अभी कोटेशन लेवल पर, जिसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा, छोटा काम कोई भी है, पंचायत रेजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद रेजोल्यूशन करे, 2 लाख रुपए तक का काम अपने कोटेशन के आधार पर कैसे कराना है, कैसे उसको चेक करना है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन 2 लाख से ऊपर उसको काम करने के लिए जो अभी ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है, इसके माध्यम से ही वो किया जाएगा। उसके टेंडर इसमें ही डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार में फाइलें सरक कर चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
पोर्टल और ऑनलाइन के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया और गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अब विषय आता है कि कहीं कहीं उनका जो अपना बजट है वो विकास के कामों में कई बार कम पड़ जाता है। तो कम पड़ता है क्योंकि उनका निश्चित बजट है, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का हो, उनकी अपनी इनकम हो, या स्टैंप ड्यूटी में पैसा मिलेगा, या उनके कहीं लीज बनी होती है, ठेका होता है, ये इनकम आती है। जो इनकम आती है वो सारा खर्च करने का अधिकार उनका। अगर कहीं कम पड़ता है वो फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से या HRDF की ओर से या कुछ अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिए जाएंगे। ऑन डिमांड दिए जाएंगे तो उनके जो छोटे काम हैं, 25 लाख रुपए तक के जो काम हैं, उनको कराने के लिए उनको मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का कोई काम है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसका जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा कि उसकी अप्रूवल और उसकी सैंक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकारी देंगे। ये काम चूंकि उनका अपना पैसा, हम एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 25 लाख से नीचे वाले काम उसको तो उसी पैटर्न पर कराएंगे जो उनका अपना पैसा। 25 लाख से ऊपर के काम स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे 25 से 1 करोड़ रुपया सीओ जिला परिषद अप्रूव करेगा, एक्शन उसकी सैंक्शन देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक डायरेक्टर पंचायत ये अप्रूवल देगा और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो उसका सैंक्शन करेगा। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। EIC या जहां EIC जिस डिपार्टमेंट में नहीं होते और डिपार्टमेंट में ऐसे हम कर रहे हैं वहां चीफ इंजीनियर वो जो है उसका टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ मंत्री डिपार्टमेंट के वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और EIC और चीफ इंजीनियर वो उसके सैंक्शन देंगे। और 10 करोड़ से ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा और टेक्निकल सैंक्शन इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वो देंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रावधान है वो ये किए गए हैं। और मैं समझता हूं इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी पावर्स हैं जो पंचायतों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति अथवा ऐसे ही पैटर्न एक बनाएंगे, उसके शायद अमाउंट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद उसका भी एक पैटर्न बना दिया है। ध्यान यही रखा है कि जो पैसा उन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है। साथ ही सीएम ने कहा कि जब से IT का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस भी प्रकार से आगे बढ़ना चाह रही है, टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। कहने के लिए ये जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से IT का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस भी प्रकार से काम को आगे बढ़ाना चाह रही है, आज टेक्नोलॉजी के बिना ये चीजें संभव नहीं है। कोई एक समय था जब मैनुअल जो सारी चीजें चलती थी और एक फाइल यहां से चल करके वहां तक स्टेट हेडक्वार्टर तक या जहां भी जानी होती थी, सरकार को एक नाम दिया गया था, सरकार क्या, जो सरक सरक कर चले, वो सरकार। लेकिन हमको आज के युग में इसको स्पीड बनाना है। स्पीड माने कोई चीज अगर नीचे किसी बूथ लेवल पर भी हो रही है और वो अगर टेक्निकली उसके अंदर एंटर कर दिया, कोई ऐप बना दी, पोर्टल बना दी, कुछ बना दी, तो जिस समय वहां एंटर किया उसी समय जिसको भी उसको अधिकार है देखने का, फट अपना लॉगिन करे, वो उसको देख सके, सबकी नजर इसके ऊपर रहे। वहीं सदन में सीएम ने कहा कि हरियाणा में 14,000 तालाब हैं, जिनमें से 8,000 तालाबों पर काम करने की जरूरत है और अभी तक 1,762 तालाबों पर काम शुरू हुए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सब विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। एक हमारे विशनल सैनी जी ने तालाबों का विषय उठाया था। अथॉरिटी के पास बहुत बड़ा काम है। ये 14,000 तालाब है हरियाणा के, 8,000 तालाब ऐसे हैं जिनके लिए काम की आवश्यकता है, जिनके ऊपर करने की, ओवरफ्लो हैं और जो पोल्यूटेड हैं, जिनकी जहां कहीं कब्जे भी हैं, तो इन सारे का काम करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में काम लिया है। अभी तक 1762 तालाबों का जो जीर्णोद्धार का काम है वो शुरू हो चुका है। 663 तालाबों का काम ये पूरा भी हो चुका है। हमारे सभी विभाग, चाहे पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, सिंचाई विभाग, PHD, जो भी विभाग इसके अंदर काम कर रहे हैं, या ये हमारा जो मिकाडा है, क्योंकि काडा मिकाडा एक ही बात है,
तो जिनको पानी को सिंचाई के लिए आगे बाहर निकालना है, ऐसे सब विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। गति इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, फिर भी इस गति को बढ़ाने के लिए इसमें और कुछ इंजीनियर्स या और डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन इसको हम और तेज करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए हर एक सवाल का जवाब तथ्यात्मक रूप से दिया, तो वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए पोर्टल और योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शायराना अंदाज में सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। रिपोर्ट देखिए। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। इसी शायराना अंदाज के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हर सवालों का करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शायराना अंदाज में सवाल जवाब के साथ अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हालांकि कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारियां दी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कार्यवाही के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही की कई अहम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सत्र आज संपन्न हुआ है। सत्र के आखिरी दिन कविताओं का भी दौर चला, उसका भी सभी ने आनंद लिया। अभी शीतकालीन जो हमारा सत्र है 3 दिन का, आज जो समाप्त हुआ है और बहुत ही एक अच्छे प्रकार से सब डिस्कशन हुए। सत्ता पक्ष विपक्ष, ये ठीक है कि लोकतंत्र में छोटी मोटी नोक-झोंक भी होनी चाहिए, लेकिन इस बार प्रश्नोत्तर और साथ में जिस प्रकार का एक संवाद कविताओं का चला, वो भी एक विशेष एक अवसर था। उसमें एक आनंद भरे सत्र में सदस्यों ने भी उसका लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सदन में आगरा नहर में प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के 3 जिलों में पानी का उपयोग होता है, लेकिन उसमें प्रदूषण होता है, वो चिंता का विषय रहता है। दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि पानी को आगे साफ करके भेजें, कि इस पानी को साफ करके भेजें। दिल्ली के लोगों की ओर से भी जो बात बार बार आती है कि हरियाणा से चाहे यमुना से पानी जाता है, चाहे नजफगढ़ ड्रेन से पानी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए हम भी जो पग उठा रहे हैं वो सब बताए गए हैं। हम पानी को साफ करने का अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो अथवा यमुना हो। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा STP CTP से लगाया जाए और इसका BOD COD का लेवल जितना ज़्यादा कम आएगा उतना अच्छा। यही आग्रह दिल्ली सरकार को भी किया है कि दिल्ली के ऐसे प्रदूषित पानी को साफ करके उसमें डालें, ताकि आगे चाहे यमुना में पानी जाए चाहे आगरा कैनाल में जाए, वो साफ पानी होकर के आगे जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सत्र में सदन की कार्यवाही की आखिरी दिन कुल 11 विधेयक पास हुए हैं। कल जैसे 7 विधेयक ये पारित हुए थे, उसमें आज 4 विधेयक और पारित किए गए हैं।
तो कुल इस सत्र के 11 विधेयक पारित होने का एक जो बना है विषय। 4 विधेयक में एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक जो विधेयक उसका संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। हरियाणा नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल, इसको भी पारित किया गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान जो बदलने के हैं वो सब बदले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि स्कूलों का विषय भी आया है, इसको लेकर भी स्थिति को साफ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में 3% कोटा है, वो 4 विभागों में दिया जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्संस, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहाँ से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन को भेजा जाएगा। उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, उसकी बिजाई नहीं हुई है, उन्हें अब 7,500 प्रति एकड़ मिलेगा, ताकि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान न। किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण से जिनकी बिजाई नहीं हुई है, ऐसे सबको जो मुआवजा पहले 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, उनको 7,500 रुपया एकड़ पर एकड़ ये मिलेगा। और केवल जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को जहाँ भट्ठे लगाने का उपयोग किया है या ज़मीन खुदाई करके उसका मिट्टी का उपयोग और कहीं किया है, ऐसे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का उठा करके एक व्यावसायिक उपयोग किया है और उसके कारण से उस पानी में, उस ज़मीन के नीचे होने का पानी भरता है। उनको सलाह दी गई है कि वो लोग ऐसी ज़मीनों में अपनी फिशरी का जो खेती है वो करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि गन्ना किसानों को लेकर एक नई कमेटी बनाई जाएगी और उसे हम अध्ययन करवाएंगे। कुछ प्रदेशों ने पहले से ही चीज लागू की हुई है कि गन्ने की कितनी किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज यानी रिकवरी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली वो सरकारें घोषित करती रही हैं, जिसके कारण से जो नुकसान होता है, घाटा होता है, हमेशा सरकारें देती रही हैं, चाहे प्राइवेट चीनी मिले हों और चाहे कोऑपरेटिव चीनी मिले हों। लेकिन हम एक कमेटी के माध्यम से अध्ययन कराना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम रिकवरी को, किस प्रकार के अच्छे रेट पर चीनी बिके, इसका भी प्रावधान कराएंगे और कितना नुकसान उसमें हरियाणा सरकार को होता है उसके हिसाब से। हो सकता है कुछ मिलों का जो यानी रिकवरी और चीनी का भाव मिलाकर इस रेट से ऊपर भी जाता होगा, तो 15 दिन के लिए एक कमेटी बना करके उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद गन्ने का रेट, फाइनल रेट जो है, अभी हमने 362 इसीलिए घोषित किया है ताकि गन्ने का जो पैसा है वो सब मिले जारी करना शुरू कर दे। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवालों के तीर बरसाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के हर सवालों का तथ्यात्मक तरीके से करारा जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के बच्चों के लिए कई बड़े फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और गैर बोर्ड कक्षाओं के बच्चे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 10वीं 12वीं के फिजिकल कक्षाएं लगेंगी। वहीं अगर बात करें गैर बोर्ड विद्यार्थियों के लिए, तो धार्मिक स्थल सुबह बिस्तर से छोड़कर पढ़ने की अपील कर रही है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।